नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लॉइटरिंग मुनिशंस को लेके है। आज से लगभग एक महीने पहले या उससे पहले इंडियन आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसमें बताया गया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी अपनी इमरजेंसी फाइनेंशियल फंड्स का इस्तेमाल करके ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस को खरीदने का प्लान किया गया। और तब आर्मी की तरफ से इसे इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को ऐसे ड्रोन्स को डेवलप करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रपोजल दिया जा रहा था। और आज इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसे ही एक सिस्टम को खरीदने के लिए एक फ्रेश RFI को इशू किया गया। इस RFI के मुताबिक इसके अंदर अभी व्हीकल माउंटेड कैनिस्टर बेस्ड लॉइटरिंग मुनिशंस को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। हर एक कैनिस्टर में कम से कम 12 लॉन्चर मौजूद होना चाहिए और हर एक कैनिस्टर्स को एक 4x4 व्हीकल के ऊपर माउंट किया जाना चाहिए। और इन सभी को 4x4 व्हीकल के ऊपर माउंट करने की एक खास बात यह कि इनको आसानी से कहीं पर भी लिया जा सकेगा। ऐसे ही कुछ सिस्टम को हाल ही में डिफेंस एक्सपो के दौरान भी डिस्प्ले किया गया था। अभी के लिए आर्मी की तरफ से ऐसे टोटल 10 सेट की लॉइटरिंग मुनिशंस को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 120 लॉइटरिंग मुनिशंस को खरीदने की बात की गई है। आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन सिस्टम को आसानी से 4000 मीटर की ऊंचाई से ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनमें 2 घंटे की एंड्योरेंस और कम से कम 2 मीटर की सर्कुलर एयर प्रोबेबिलिटी मौजूद होना चाहिए। सबसे खास बात ये कि जो आर्मी की तरफ से भी डिमांड किया गया वो ये कि अगर इन लॉइटरिंग मुनिशंस को कभी भी जैम करने की कोशिश की जाती या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से इनका संपर्क जो अपनी ग्राउंड स्टेशन के साथ या ऑपरेटर के साथ तोड़ने की कोशिश किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इसका संपर्क ऑपरेटर के साथ टूटने के बावजूद भी अपने आप ही अपने टारगेट तक इंडिपेंडेंटली गाइड करके जा सकता है। अगला अपडेट इजेक्शन सीट को लेके। हम सभी जब भी किसी फाइटर जेट के बारे में बात करते हैं तो उन सभी में सेफ्टी और इमरजेंसी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर प्लेन में कोई गड़बड़ी हो जाती है या प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है या फिर दुश्मन की मिसाइल अगर प्लेन को हिट करता है तो ऐसे कंडीशन में पायलट की जान को बचाया जा सकेगा। अब मोस्टली भारत के पास जितने भी फाइटर जेट मौजूद हैं उन सभी में इंपोर्टेड इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है। तेजस की बात करें जो कि हमारा इंडिजिनस फाइटर जेट है, उसमें भी हम मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाल ही में जब हम इसको अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट करने के लिए गए थे या कोशिश कर रहे थे तो उसमें लगे यूके बेस्ड सिस्टम की वजह से और खास करके इजेक्शन सीट की वजह से अर्जेंटीना की तरफ से इसमें आपत्ति जताया गया था, क्योंकि वो किसी भी यूके बेस्ड सिस्टम को ऑपरेट करना नहीं चाहते हैं। अब बदले में भारत की तरफ से तेजस में इस्तेमाल होने वाले इजेक्शन सीट को या तो इंडियन ओरिजिन या फ्रेंच ओरिजिन या US ओरिजिन सिस्टम से रिप्लेस करके अर्जेंटीना को ऑफर करने की बात की गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जिसको बेस करके हम अपनी खुद की इजेक्शन सीट को डेवलप कर सकते, यानी कि कुल मिलाकर अभी तक हमारे पास ये सिस्टम मौजूद नहीं है या हमने कभी भी इसको डेवलप करने की कोशिश नहीं किया है। तो इसी वजह से अभी भारत की तरफ से अपनी खुद की 00 इजेक्शन सीट को डेवलप करने की प्लानिंग किया जा रहा है। इसके लिए अभी भारत की तरफ से एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ टाई अप करके इनको भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें US की कॉलिन एरोस्पेस की तरफ से और UK की मार्टिन बेकर की तरफ से भी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। दरअसल मार्टिन बेकर की तरफ से पहले से अपनी इजेक्शन सीट्स को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया जा रहा था, क्योंकि अभी के लिए हम उन्हीं की इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे चल के हमारे जो इंडियन मेड फाइटर जेट्स बनाए जाने वाले जिसमें तेजस MK2 से लेके MK तक शामिल है, उन सभी में इजेक्शन सीट का जो इस्तेमाल होने वाला था वो मार्टिन बेकर की सीट का इस्तेमाल होने वाला था। तो इस वजह से पहले से ही मार्टिन बेकर की तरफ से अपनी सीट्स को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा था। लेकिन अभी इस प्लान को थोड़ा बहुत बदलने का फैसला किया जा रहा है और बदले में इनको भारत में जॉइंटली डेवलप और मैन्युफैक्चर करने की कोशिश किया जाने वाला है, जिसमें हमारी फाइटर जेट्स में हमारे इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा काफी हद तक बढ़ सकता है। साथ ही इनको एक्सपोर्ट करने में हमको आसानी होने वाली है। फिलहाल ये तय नहीं किया गया कि भारत अभी कॉलिन एरोस्पेस के साथ मिलकर या मार्टिन बेकर के साथ मिलकर टाई अप करके इनको भारत में बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन HAL का कहना है कि जिसके साथ भी टाई अप किया जाएगा उसमें इन सीट्स की टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को भी भारत के साथ शेयर किया जाना चाहिए, जिससे आगे चल के इसको किसी देश को एक्सपोर्ट करने में भारत को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और आगे चल के हमारे जो भी नए फाइटर जेट्स बनाए जाने वाले उन सभी में इंडिजिनस इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके। कल ही मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया था कि DRDO की तरफ से भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 का एक सफल परीक्षण किया गया।
ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 का पहला टेस्ट था, जिसमें AD-1 मिसाइल को टेस्ट किया गया था। अब कल तक DRDO की तरफ से इसको लेकर खास ऑफिशियल स्टेटमेंट या डिटेल इशू नहीं किया गया था, और बाद में इसको लेके DRDO की तरफ से कुछ और भी अपडेट दिया जा रहा है। अब DRDO के चीफ डॉक्टर समीर कामत की तरफ से बताया गया कि कल जिस AD-1 मिसाइल को टेस्ट किया गया था, ये दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल्स को लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी में इंटरसेप्ट कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे पहले हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 की बात चल रही थी, जिसको ऑपरेशन किया गया है या ऑपरेशन करने के लिए क्लियर किया गया था, वो दुश्मन की मिसाइल्स को 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अभी जिस फेज 2 में जिन दो मिसाइल को यानी कि AD-1 और AD-2 मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, ये करीब 5000 किलोमीटर की दूरी से भी इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब पहले से प्लान किया गया था कि दुश्मन की मिसाइल को या तो एंडो एटमॉस्फेरिक रीजन में या एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन में 2 स्टेज में डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा, लेकिन अभी इसको हाई एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन में भी इंटरसेप्ट करने के लिए प्लानिंग किया जा रहा है। अभी जिस AD-1 मिसाइल की टेस्टिंग को किया गया, ये हाई एंडो एटमॉस्फेरिक रीजन से लेके एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन में जाके दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके बाद अभी एक और मिसाइल को भी टेस्ट किया जाने वाला है, जो कि हाई एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन में जाके भी दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाएगा, और ये मिसाइल खास करके MIRV कैपेबल मिसाइल को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो MIRV कैपेबल मिसाइल्स होते हैं, ये री एंट्री करते वक्त अपनी मल्टीपल वॉरहेड को रिलीज कर देते हैं, जिससे एक मिसाइल मल्टीपल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इनको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है, क्योंकि पहले तो वो एक ही मिसाइल होता है जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए हमने अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया होता है, वो सिर्फ उसी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन वहां पर बदले में सेम मिसाइल जब 3 से 4 या उससे ज़्यादा वॉरहेड को रिलीज कर देगा, तो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर पाना एक ही मिसाइल के लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अभी DRDO की तरफ से एटमॉस्फेयर के बाहर जाके इनको डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें ये सारे वॉरहेड अपने पैरेंट मिसाइल के अंदर ही मौजूद होंगे और उनको रिलीज करने से पहले इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और अभी इन सभी मिसाइल को 2025 तक टेस्ट करके डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार करने की प्लानिंग किया जा रहा है। लेकिन जो AD-1 मिसाइल होगा, इसको शायद 2025 तक पूरी तरीके से तैयार किया जा सकता है, लेकिन जो AD-2 मिसाइल होने वाले उसको तब तक तैयार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर थोड़ा डाउट किया जा सकता है। अगला अपडेट नेवल गन्स को लेके है। अगर आप सभी को याद होगा तो पिछले साल LND की तरफ से एक 40 mm की नेवल गन सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था, जिसको मेनली सुदर्शन क्लोज-इन वेपन सिस्टम से डिराइव किया गया था, और अभी इसको ऑफिशियली तीव्र का नाम दिया गया। एक लीडिंग डिफेंस साइट जेन्स डिफेंस की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी LND की तरफ से इन गन्स का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी हासिल किया गया है। इन ऑर्डर को अभी इंडोनेशियन नेवी की तरफ से देने की बात की गई है, और वो अभी ऐसे 2 गन सिस्टम को खरीदने वाले हैं, जिनको वो अभी अपनी तेलुग बिंतुनी क्लास की लैंडिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हैं। इन गन्स को एक डिफेंसिव सिस्टम के तौर पर वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनको इनकमिंग सरफेस वेसल, अटैक एयरक्राफ्ट, एंटीशिप मिसाइल या शोर बेस्ड थ्रेट को टैकल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन गन्स की बात करें तो इनकी मैक्सिमम रेंज करीब 11800 मीटर तक होने वाली है, और सरफेस कंडीशन में जो टारगेट होंगे उनके लिए इसकी इफेक्टिव रेंज 3500 मीटर और एरियल टारगेट के खिलाफ इसकी रेंज 4500 मीटर तक होने वाली है। सबसे खास बात यह कि इन गन्स में हम नेटो स्टैंडर्ड की कोई भी 40 mm के अम्युनिशन को फायर कर सकते हैं, और साथ ही सोवियत ऑरिजिन या रशियन ऑरिजिन अम्युनिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी LND की तरफ से इन गन्स को इंडोनेशिया को सप्लाई करने के बाद BTI डिफेंस, जो कि एक लोकल कंपनी है, उनको इन गन्स को फर्दर मेंटेनेंस और सर्विस को प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाने वाला है, और वो LND के एक ऑथराइज इंडोनेशियन पार्टनर बनने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।